हेलो गाइस, मैं पूजा और आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैसूर कैसे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में गया इसके बारे में पूरी कहानी बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आज बिना टाइम गवाए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो आज समझते हैं कि मैसूर क्षेत्र को कैसे ब्रिटिश अपने नियंत्रण में करते हैं। पहले तो समझना ज़रूरी है कि मैसूर ये क्षेत्र है कहाँ। तो भारत का जो वर्तमान समय में कर्नाटक जो क्षेत्र है वो उस समय 1767 के आसपास वो समय वो मैसूर क्षेत्र था। बाद में 1799 ईस्वी में उसको अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लेता है सहायक संधि के द्वारा। तो क्यों करता है? क्योंकि पहले इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। पृष्ठभूमि में है कि अंग्रेज, मराठा और निज़ाम। मराठा जो होते हैं वो मैसूर के ऊपर होते हैं, मतलब उत्तर में, और निज़ाम जो होते हैं वो उत्तर पूर्वी भाग में होते हैं, और जो अंग्रेज होते हैं वो मद्रास, जो कि अभी वर्तमान का चेन्नई आप क्षेत्र कह सकते हैं, वो उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था। तो ये सारे क्षेत्र थे और तीनों के तीनों चाहते थे कि मैसूर जो है वो शक्तिशाली रूप में रहे। लेकिन ऐसा फिर बाद में क्या कंडीशन हुआ कि अंग्रेज मजबूरन मैसूर को अपने कब्जे में कर ले, जो कि वो भी चाहते थे कि जो मैसूर क्षेत्र है वो शक्तिशाली बना रहे। एक्चुअली हुआ ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि जब तक ये मैसूर है, मैसूर शक्तिशाली रहेगा, तब तक वो मराठा उस पर अंग्रेज़ों पर कब्जा आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय मराठा भी जो थे वो अपने आप में एकदम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। और निज़ाम इसलिए चाहते थे कि मैसूर शक्तिशाली रहे कि क्योंकि अगर जब तक मैसूर शक्तिशाली है तब तक निज़ाम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से सेफ एरिया में है। और अंग्रेज़ इसी वजह से चाहते थे कि मराठा इस वजह से चाहते थे कि मैसूर स्ट्रांग रहे, ताकि यूरोपीय शक्तियों का इंडिया में तटीय क्षेत्र तक ही वो सीमित रहे, इंडिया के अंदर वो ज़्यादा प्रवेश न करे। तो इस वजह से तीनों की तीनों शक्तियाँ जो चाहती थी कि मैसूर जो है वो शक्तिशाली रहे। लेकिन फिर भी बाद में मैसूर जो है वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ जाता है। तो ये था पृष्ठभूमि। अब समझते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा जो कि अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ वॉर हुआ। तो जो मैसूर के हैदर अली, जो कि उसके नेतृत्व करता थे, वो उनका ना झुकाव फ्रांस की ओर ज़्यादा था। वो ज़्यादा मेल जोल जो थे वो फ्रांस के साथ करते थे, और ऊपर से अंग्रेज़ जो थे वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। इस वजह से दोनों के बीच में टकरार होता है और फिर दोनों के बीच में फिर युद्ध होता है। ये युद्ध बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, मतलब 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक 1769 ईस्वी तक चलता है। ये युद्ध में जो है वो हैदर अली जीत जाते हैं और अंग्रेज जो है वो हार जाते हैं, जिस वजह से अंग्रेज जो है वो मजबूरन फिर संधि पर उतर आते हैं, जिसमें मद्रास की संधि की जाती है 1769 ईस्वी में। इस संधि के तहत ये कहा जाता है, मतलब इस संधि में ये होता है कि दोनों एक दूसरे के जो क्षेत्र जो जीते हुए होते हैं वो एक दूसरे को लौटा देते हैं, और ये आश्वासन दिया जाता है कि इन फ्यूचर में अगर तुम पे कभी युद्ध होगा तो हम सहायता देंगे। अंग्रेज वादा करते हैं और इधर से हैदर अली भी वादा करते हैं। ये संधि इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अंग्रेज जो थे वो इतना शक्तिशाली थे, फिर भी वो मजबूरन हैदर अली के साथ हार गए युद्ध में, क्योंकि वो तो फ्रांस से जीते हुए थे, ऊपर बंगाल इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसको जीते हुए थे, फिर मुगल को जीते हुए थे, मतलब इतने शक्तिशाली क्षेत्रों को जीते हुए थे, और वो एक हैदर अली से हार जाते हैं। तो इस वजह से समझे कि एक तरह से नाक कटने वाली बात हो जाती है। तो अंग्रेज भले ही दोनों के बीच में संधि हो जाती है, मित्रता लगभग हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही दुश्मन रहते हैं। तो यही एक कारण था जो कि दूसरा मैसूर युद्ध भी इसी वजह से स्टार्ट हुआ था। और एक तत्कालीन कारण तो ये था कि 1771 ईस्वी में मराठा जो होते हैं वो मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि मद्रास की संधि के तहत अंग्रेजों को
सहायता करना था मैसूर को, लेकिन वो सहायता नहीं करते हैं। इसी वजह से और साथ में इसी वजह से जो हैदर अली होते हैं वो माहे क्षेत्र में फ्रांसीसियों को बोलते हैं कि आप आइए, यहाँ पे कोठी वगैरह स्थापित कीजिए, व्यापार कीजिए, हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो कि अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बस वो एक मौके के ताक में थे कि हम फिर कैसे क्या ऐसा मिले जो कि हम फिर से मैसूर पर आक्रमण कर दें, और फिर वही हुआ, दोनों ने फिर से आक्रमण कर दिया। ये जो दूसरा जो आक्रमण होता है वो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक होता है। 1780 से लेकर 1784 ईस्वी, जिसमें कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। और इसी बीच में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मैसूर का जो नेतृत्व है वो टीपू सुल्तान, उनका बेटा, संभालता है। वो भी बहुत ज़्यादा ही वीर पुरुष थे, जो कि अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखे हुए थे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध होता है, और लास्टली दोनों युद्ध से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में के तहत इस संधि को फिर स्टॉप करते हैं। और फिर दोनों के दोनों फिर वही करते हैं पुराना वाला नीति कि अगर भविष्य में कहीं अगर आपको सैनिक की ज़रूरत होगी तो हम आपका हेल्प करेंगे। और ये भी किया, मतलब प्रॉमिस किया जाता है कि आप फ्रांस या फिर कोई भी यूरोपीय शक्ति को, मद्रास को ये बोला जाता है कि कोई भी यूरोपीय शक्ति से आप मित्रता ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो मंगलोर का संधि के तहत ये जो दूसरा मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ, तो ऐसा क्या कारण रहा कि फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होना पड़ा। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, जो कि 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ था, उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस था। और कॉर्नवालिस क्या करता है कि वो अपने मित्रों की ना सूची जारी करता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान का नाम ही नहीं होता है, जो कि उसका मित्र होता है ना, भले ही चाहे जैसा भी मित्र हो, लेकिन मित्र है ना। लेकिन फिर उसने उस सूची में ना टीपू सुल्तान का नाम ही नहीं होता है, जिस वजह से टीपू सुल्तान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्साए होते हैं। इस वजह से उन्होंने टीपू सुल्तान जो होते हैं वो ट्रावनकोर पे आक्रमण कर देते, जो कि ट्रावनकोर किसके क्षेत्र में है, अभी भी अंग्रेज़ों के क्षेत्र में था। फिर से अंग्रेज को मिल गया मौका मैसूर के बीच में टांग अड़ाने का। और इसमें जो मैसूर, मतलब अंग्रेज़ों के साथ मराठा, निजाम तीनों थे, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। और इसमें जो अंग्रेज जो होते हैं वो जीत जाते हैं, और हैदर अली जो होते हैं वो हार जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक हार होता है, क्योंकि इसमें जो अंग्रेज जो जीतते हैं वो मैसूर का आधा क्षेत्र संधि के तहत, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये संधि की जाती है। और इस संधि में होता है कि मैसूर का आधा भाग तीनों मराठा, निजाम और अंग्रेज तीनों बांट लेते हैं आपस में। और ये कहा जाता है कि युद्ध का में जितना भी हर्जाना हुआ है वो भी मैसूर को ही देना पड़ेगा। तो उनके पास इतना पूंजी होता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उस पूंजी को चुकाने के लिए। और हाँ, साथ में ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज जो होते हैं वो टीपू सुल्तान के 2 बेटे को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और बोलते हैं कि जब तक आप युद्ध का हर्जाना नहीं भरिएगा तब तक हम आपके बेटों को छोड़ेंगे नहीं। तो मैसूर का जो निवासी होते हैं वो अपनी खुशी आधा % मतलब 50% लगान देते हैं अपने शासक को, मतलब टीपू सुल्तान को देते हैं, ताकि वो अपने 2 जो बेटे हैं वो उनको छुड़ा सकें। इसी संधि के तहत कॉर्नवालिस का एक टिप्पणी है कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रु को पंगु बना दिया। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किनका है। फिर उसके बाद 1799 ईस्वी में ये वेलेस्ली आता है बंगाल का गवर्नर जनरल बन के। और इसके बाद भी जो टीपू सुल्तान होते हैं वो बहुत लोगों से सहायता मांगते हैं, मतलब फ्रांस से सहायता मांगते हैं। जो उधर फ्रांस का जो नेपोलियन होता है उनसे सहायता मांगते हैं, पत्र लिखकर भेजते हैं कि ये भारत में अपना अभियान चलाए और उनकी मदद करें, लेकिन नेपोलियन नहीं आ पाते हैं। जिस वजह से फिर वेलेस्ली जो है वो 1799 ईस्वी में अभियान करके पूरे मैसूर को अपने कब्जे में कर लेता है। तो यही था पूरा कहानी कि मैसूर को किस तरह से
अंग्रेज़ जो है वो अपने कब्जे में करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा आज अगला जो टॉपिक होगा वो पंजाब पे नहीं, बंगाल पे। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो बंगाल पर होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।